अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माइन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है ऑन सीलिएक डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है सीलिएक डिजीज़। किसी अगर पेशेंट को मुझे डायग्नोज किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सीलिएक कंडीशन होती है, सीलिएक डिजीज़ होती है। अच्छा, सीलिएक डिजीज़ को हम सीलिएक स्प्रू भी कहते हैं, इसलिए मैंने उसका भी नाम लिख दिया। तो सीलिएक डिजीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप कह लो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आप उसको डायग्नोस नहीं करोगे और ऑब्वियसली वो जो है वो मेल न्यूट्रिशन वाली साइड पे जाता जाएगा। ठीक है, तो हम सीलिएक डिजीज़ को सारा स्टार्ट करेंगे कि सीलिएक, अच्छा ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर होगा कि सीलिएक डिजीज़, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको आप ट्रीट ही सिर्फ डाइट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, उनको मैनेज ही डाइट के थ्रू किया जाता है, उनकी कोई मेडिकेशन नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो उसको थोड़े टाइम के लिए मैनेज करती है, अदरवाइज और कोई नहीं है। जिस तरीके से हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसको हमको डाइट के साथ मैनेज करना पड़ता है। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो डैश डाइट के साथ उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं कि कुछ उसके जो सिम्टम्स हैं उसको वो मैनेज करिए, अदरवाइज मेन मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, तो वो पार्ट बी के अंदर होगा। ठीक है, ये पार्ट ए है, या आप इसको पहला पार्ट कह लें। उसके अंदर एक तो हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पढ़ेंगे, दूसरा हम उसके अंदर जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई मेडिकेशन देते हैं सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट को तो वो कौन सी मेडिकेशन होती है, उसके कौन से सिम्टम्स को वो ट्रीट करती है, जिसको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि एक चीज़ है ड्रग न्यूट्रिशन, जो या आप कह लो या ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप पेशेंट को अगर कोई डाइट सजेस्ट कर रहे हो, मेरे पास एक पेशेंट है सीलिएक का, मैंने उसको कह दिया कि आप ये करो, तो मुझे साइड बाय साइड ये बात पता होनी चाहिए कि वो पेशेंट कौन सी मेडिकेशन ले रहा है। ठीक है, कितना मतलब टाइम्स ले रहा है, कितना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसलिए ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन पूरा एक सब्जेक्ट है आपके मेडिकल के अंदर भी और आपके क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी। सो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑन सीलिएक डिजीज। मैंने आपको बताया सीलिएक डिजीज को आप सीलिएक स्प्रू भी कहते हो, लेकिन मोस्टली आपको बुक्स में आप जब लेक्चर पढ़ोगे तो आपको सीलिएक डिजीज ही मिलेगा। ठीक है, तो हम अगर सीलिएक डिजीज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं तो होता क्या है कि पहली एक चीज़ ये आपके जहन में होनी चाहिए कि एक इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो हमारे जहन में क्या आएगा कि यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन, कोई डाइजेशन के अंदर कोई ना कोई इशू है। ठीक है, अब सीलिएक डिजीज में जो मेन चीज़ आती है जिसकी वजह से वो इशू होना शुरू हुआ, दैट इज ग्लूटेन। ठीक है, अगर हम ग्लूटेन की बात करते हैं तो ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है। ठीक है, जिससे कि आपके पास डिफरेंट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको फ्रॉम द वेरी आप लोग के प्रिसाइजली अगर हम इसको डिफाइन करना शुरू करें तो क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, कि अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि एक है डिजीज और दूसरा आपके पास जो है वो डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, आपको बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट इसके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, डिसऑर्डर वो चीज़ है कि आपका कोई एक स्पेसिफिक चीज़ अफेक्ट हुई उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट आर्थराइटिस। ठीक है, तो आर्थराइटिस के अंदर बहुत सारी अच्छी कैटेगरीज है ना, कोई यूरिक एसिड से रिलेटेड है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई ऑस्टियो आर्थराइटिस है, बहुत सारे डिफरेंट है। लेकिन क्या है कि आर्थराइटिस सिर्फ आपके जॉइंट्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो उसकी टाइप्स बाद में आएंगी कि वो आपके यूरिक एसिड की वजह से इफेक्ट कर रहा है, बोन्स की वजह से इफेक्ट हो रहा है, या क्या आपकी डाइट के अंदर ही कोई मिसमैनेजमेंट हुई हुई है। ठीक है, तो वो एक जो चीज को, एक जगह को जो इफेक्ट कर रहा है, दैट इज डिसऑर्डर, ये वाला। ठीक है, लेकिन डिजीज क्या है? डिजीज के अंदर ये होता है कि आपके बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो सिम्टम्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सीवीडीज, या हम उसकी बात करते हैं डायबिटीज की, होता है क्या कि अल्टीमेटली ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट, अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये जो है ये आपके रीनल वाले उसके सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, या आपके स्किन के सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, सारे का सारा। हम कहते हैं ना रैशेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर, या न्यूरोपैथी हम कहते हैं हो जाती है, या आई रिलेटेड आपका जितना है उसको भी इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन फॉगिनेस भी हो जाती है, कॉग्निटिव इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक, जब एक ट्री के अंडर आएंगी तो हम उसको कहेंगे डिजीज, ये वाली डिजीज। ठीक है, पहले मैंने आपको दैट डिसऑर्डर, ये डिजीज। तो ये एक डिसऑर्डर है। इफेक्ट क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्या मेन एब्ज़ॉर्प्शन ही वहीं पे होती है। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके तो सिर्फ़ जो है कुछ चीज़ें जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब होंगी, मतलब देखा जाएगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं, उस हिसाब से होगा, ठीक है। अदरवाइज मेन आपकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको मिस्टेकनली गलत कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, मेन आपकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये चीज जेनेटिक होती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिस तरीके से डायबिटीज भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जरूरी नहीं है कि वो चीज सिर्फ जीन्स के अंदर है। लेकिन जब हम ऑटोइम्यून की बात करते हैं ना, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसका मतलब है कि ये चीज जेनेटिकली आई है, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी ने जो एक डिफेंस मैकेनिज्म पूरा के पूरा प्रोवाइड करना था उन एंटीबॉडीज के थ्रू एंड ऑल, वो सारा जो है वो नेगेटिव हो जाता है, वो अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए आपके पेंक्रियाज इफेक्ट होते हैं डायबिटीज। इसी तरह से ये आपका जो है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे ग्लूटेन अभी, तो ग्लूटेन को अफेक्ट करना, ग्लूटेन आपकी बॉडी में जाता है। देखो ग्लूटेन एक प्रोटीन है, अगर हम फर्दर आगे चले ना, तो ग्लूटेन की अगर हम बात करते हैं, तो ग्लूटेन जो है, जहाँ पे सीलियक डिजीज का नाम आएगा वहां पे, ये देखो सीलियक डिजीज है, फौरन आपके जेहन में आना चाहिए कि ग्लूटेन की बात हो रही है, ग्लूटेन प्रोटीन की, ठीक है। तो आपका जो ग्लूटेन है वो किस चीज के अंदर प्रेजेंट है? देखो जितने भी आप खाते हो ना, रोटी चावल, इन चीजों में ग्लूटेन प्रेजेंट है। जो वीट वाला कैटेगरी है, जो रोटी वाली जिससे आप चीजें बना के खाते हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। इसीलिए मार्केट में कुछ लोगों के लिए ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री फ्री ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप पेशेंट को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिसेंटली कोई बात बताऊं कि आईसीयू के पेशेंट को टेरल फीड देनी थी, अब उसके अंदर क्या है कि आपके पास जितने फार्मूलाज हैं टेरल के, ठीक है, अगर आपने देखे हैं सारे, जिस तरह बहुत सारे डिफरेंट टेरल फार्मूलाज होते हैं, टेरल न्यूट्रिशन के फार्मूलाज होते हैं, वहां पे क्या एक चीज लिखी होती है कि चीज ग्लूटेन फ्री है, ये लैक्टोज फ्री है, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जिसकी आप कह लो कि चीज लोगों को डायग्नोज नहीं होता, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लेकिन बस वो ये कहते हैं कि हम दूध पीते हैं तो हमें इशू हो जाता है, कभी नहीं होता, नहीं खाते हैं तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जरूरी है डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्लूटेन प्रोटीन है। ग्लूटेन प्रोटीन किस चीज के अंदर प्रेजेंट होती है? आपके वीट में, ठीक है, आपकी गंदुम में, बारले में, जौ में, ये राय के अंदर, मतलब जितने मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, इसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट है, ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो सारी वो चीजें हैं जिनको आप खाते हो ना, इनटेक करते हो, बॉडी में लेके जाते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हिडन, आप कह लो कि वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, हम उसको हिडन सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज, ये देखो हिडन सब्सटेंस, जिस तरीके से आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आटा होता है, ठीक है, लोग उसके अंदर जो है सॉल्ट वगैरह यूज करते हैं, और उसको क्यों यूज किया जाता है कि उसके अंदर जो है फाइटिक एसिड होता है आटे में, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, उसको, क्योंकि फाइटिक एसिड भी बाकी बॉडी में अगर बहुत ही ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो वो इशू क्रिएट करता है, इसलिए कुछ लोग उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं, कुछ कुछ, लेकिन ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हिडन सब्सटेंस, ठीक है। तो अब मैं अगर हिडन मैं आपको बताऊं कि ग्लूटेन और की चीजों में होता है, तो देखो मेडिसिन के अंदर होता है। मैं लिस्ट नहीं बता रही, बहुत लंबी हो जाएंगी, अगर आप कहोगे तो आपको बता दूंगी। कुछ मेडिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कुछ कॉस्मेटिक्स में, वो भी स्पेशल लिप बाम्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि लिप बाम्स बेसिकली ऐसी चीज है जिसको आपने अपने लिप पे अप्लाई करना, तो हो सकता है टू सम एक्सटेंट ये आपके मुंह में चली जाए, तो वहां पे भी होता है, इसलिए कुछ लोगों को उस चीज से भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है इसके अंदर, ग्लूटेन प्रोटीन है, ठीक है, और सीलियक डिजीज में इसका ही सबसे ज्यादा मसला होता है कि बॉडी ग्लूटेन को एक्सेप्ट ही नहीं करती। ऑटोम्यून डिसऑर्डर हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ये देखो, ये ऑटोम्यून डिसऑर्डर हुआ ये वाला, ठीक है। तो बॉडी ऑटोम्यून डिसऑर्डर के अंदर इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि आपने जब रोटी खाई है, किसी पेशेंट ने जब चावल खाया जिसको सीलियक डिजीज है, या बार्ले की रोटी खाई है, कुछ भी, तो मतलब उस ये वाली कैटेगरी जो मैंने आपको बताई, तो होगा क्या कि आपकी जो बॉडी में वो चीज गई, आपकी बॉडी ने फौरन एक नेगेटिव इफेक्ट शो किया, नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ, ये सारी कंडीशन, ये सिम्टम्स लिखे आएंगे, मैं आपको भी बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, है। तो क्या होता है कि बॉडी अटैक करती है, बॉडी को लगता है कि जो ग्लूटेन आई वो एक बैक्टीरिया है, या वो एक वायरस है, या इन सिंपल वर्ड्स वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको मेडिकल टर्म से बताऊं तो वो एक एंटीजन है।
उसको एज ए एंटीजन कंसिडर करती है, और होता क्या है कि आपकी बॉडी अटैक करती है और सारे ये सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन की बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसके अंदर देखो आपकी इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली सारी, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको मैंने यहाँ पे अगर मैंने जूम किया, ठीक है, तो एक बात आपको पता होगी कि इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इंटेस्टाइन इस तरह की होती है ना, लंबी सी, इस तरह से हम करके उसको बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम कहते हैं विलाय, ठीक है। ये मैंने इसको जूम किया ना इधर, तो ये देखो, ये आपका नीचे लाइनिंग है, और ये लाइनिंग के ऊपर ये विलाय है। अब इन विलाय का इंटेस्टाइन के अंदर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये एंटेरोसाइट सेल्स होते हैं, सॉरी एंटेरोसाइट्स होते हैं, एंटेरोसाइट्स होते हैं आपके जो इंटेस्टाइन के सेल्स है ना, इसको हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, विलाय का फंक्शन क्या होता है, विलाय जो है वो इंक्रीज कर देता है आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। आपका देखो इस तरह से सारा स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये विलाय हैं, तो ये नीचे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के वो है सेल्स है, तो ये ज्यादा होते हैं। अब ये जितने ज्यादा होंगे, लाजमी सी बात है उतना सरफेस एरिया, अगर मैं इसको ऐसे करके खोल दूंगी, ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर इस तरीके से एक और खोल दूं तो ऐसा, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, किस चीज के लिए, आपके न्यूट्रिएंट्स के लिए, कि वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है। अब होता क्या है सीलिएक डिजीज के अंदर, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़े, मेन आपको बाद में बताती हूँ जो सारी आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आएंगी, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में कि सीलिएक डिजीज क्या है, ठीक है। तो लाइनिंग, ये देखो, ये मैंने कहा ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में इनको कहते हैं। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको फिंगर लाइक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरह से होती हैं, लंबी लंबी ना, छोटी छोटी लंबी लंबी इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इनको हम विलाय कहते हैं, जो कि आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब क्या है, क्या जब कोई ऐसा पेशेंट जिसने ग्लूटेन की इनटेक की, ग्लूटेन की किसमें, उसने रोटी खाई, या उसने ये व्हीट की खा ली, ठीक है, या कोई ब्रेड खा ली जो कि होल व्हीट से बनी हुई थी, उसमें भी ग्लूटेन होगा, इसलिए ग्लूटेन फ्री फ्लावर आते हैं, यानी कि ग्लूटेन फ्री आटा आता है मार्केट में उन लोगों के लिए जिनको ये इशू है, ठीक है। अब आपका इम्यून सिस्टम एकदम से जागता है कि हाँ यहाँ पे कोई इशू हुआ है, कोई एंटीजन आया, एंटीजन का मतलब कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ऑल्दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन है, लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बॉडी के अंदर हुआ हुआ है, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो मैंने इसको डैमेज करना है, ठीक है। ऑटोइम्यून आपका रिएक्ट किया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी। इन्फ्लेमेशन हम ये भी कहते हैं ना, कोई अगर कोई ओबीस है तो उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सूजन हुई हुई है, कोई मतलब आपको उसके स्किन की रैशेस, वो बेसिकली आपकी इन्फ्लेमेशन है। फिर उसके अंदर कोई डिफरेंट साइटोकाइंस आते हैं, कोई इंटरल्यूकिन आते हैं, मतलब ये डिफरेंट मैकेनिज्म है। जब आपको बढ़ाऊंगी इम्यूनिटी तब आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। अब ये खैर आप ये समझ लें, होता क्या है कि फिर फौरन एक कॉल जाती है एंटीबॉडीज को कि भाई आओ, और ये जो ग्लूटेन है, मतलब उनकी लैंग्वेज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो एंटीबॉडीज आती है, एंटीबॉडीज बेसिकली आप समझो आपके गार्ड सेल्स, ठीक है। ये आते हैं किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ग्लूटेन को, जिसको वो मिस्टेकनली और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या समझ रहे हैं, वो उसको समझ रहे हैं कि ये कोई एंटीजन है या ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसलिए ये फौरन जो है वो आते हैं आपकी एंटीबॉडीज और अटैक कर देते हैं ग्लूटेन को। अब होता क्या है, ये अटैक करते हैं ग्लूटेन को, ग्लूटेन कहाँ पे है, आपके इधर इस एरिया में फिर रहा है ऐसे करके ग्लूटेन, तो क्या होगा, ये इतना अटैक करते हैं कि आपके विलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, आपके विलाई डिस्ट्रॉय होते हैं। ये सबसे मेजर चीज है सिलियक डिजीज के अंदर, कि सिलियक डिजीज के अंदर क्या होता है, तो उसमें ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया होता है, आपके विलाई थे, अटैक किया गया, विलाई डिस्ट्रॉय हो गए। ये देखो, ये आपके विलाए हैं, अगर ये वाले में इस डायग्राम को ले लूं, ये विलाय पे अटैक किया किसने, एंटीजेंस ने, और आपका सारे का सारा जो है ना, ये जो बनी हुई थी इंटेस्टाइन पे छोटे 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 विलाय, ये खत्म हो गए, ठीक है, ये खत्म हो गए। जब ये डिस्ट्रॉय हो गए ऊपर से, ये देखो ये यहाँ से क्रॉस हो गए, तो ये वाला पोर्शन बचा आपके नीचे, जितना म्यूकोसा है, लाइनिंग है आपकी, उसके ऊपर ये रह गया, क्या होगा इसके साथ, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि मैंने अगर इसको खोला था तो ये लंबा हो गया था ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए। अब क्या हुआ है कि आपका ये जो है ये सारे खत्म हो गए, सिर्फ ये सेल रह गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया, न्यूट्रिएंट्स कम या फिर अब्सॉर्ब होते ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसके साथ आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि एक पेशेंट, ठीक है, जो अपने बेटे को लेके आया, बेटे की क्या एज है, अराउंड 13-14। ठीक है, अब उसके अंदर क्या चीज है कि पेरेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो खाता है सारा कुछ, लेकिन ये बहुत लीन है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला है। हम इसको, अगर आपको कहते हैं कोई प्रोटीन रिलेटेड चीज है, हम उसको वो भी प्रोवाइड करते हैं, हम इसको नट्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम इसको मेडिकेशन भी दे रहे हैं फिजिशियन से कंसल्ट करके, लेकिन इसका वेट गेन नहीं हो रहा। ठीक है, एक वेट गेन नहीं हो रहा, दूसरा ये जो है ना, इसको नोजिया, इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जिससे खाना जो है वो सही तरीके से खाया नहीं जाता, बस एक लेवल तक खा के हम कोई भी चीज़ है तो वो खत्म कर, लेवल का ये मतलब नहीं है कि 4-5 रोटियां बस थोड़ा सा खा के, हर किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड ग्रुप को, वो ज़्यादा नहीं होता। अब क्या है इसके अंदर डायग्नोज करने वाला, और क्या चीज़ है कि पेशेंट के जो बच्चा है उसके सारे करवा भी लिए गए टेस्ट, CBCs भी करवाए गए, सारा कुछ करवाया गया। ठीक है, क्या चीज़ एक पता चलती है, अगर आप, मैंने इसलिए कहा है कि आपको डिजीज का पता होना चाहिए, डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता तो अनफॉर्चुनेटली आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, आप क्या मेडिकेशन दे रहे हो, आप क्या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी दे रहे हो, राइट। तो क्या चीज़ है कि बाद में एक चीज़ डायग्नोज हुई, जो मैंने डायग्नोज की, वो क्या था कि पेशेंट को सीलिएक डिजीज था। सीलिएक डिजीज किस तरीके से, देखो कुछ चीज़ों को आपको टेस्ट करना पड़ता है। एक तो आप होते हो कि ब्लड टेस्ट करवा लिया, ठीक है, फिर आप पेशेंट को जब डाइट चेंज करते हो उसकी, आप उसे कहते हो कि आपने ये नहीं लेना, आपने ग्लूटेन फ्री आटा जो है वो लेना है, आपने ये नहीं लेना, आपने ब्राउन राइस ले लेना है। ठीक है, ब्राउन राइस के अंदर ग्लूटेन फ्री, सॉरी, ग्लूटेन बहुत कम अमाउंट में होता है, तो ग्लूटेन फ्री ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब ये चेंज किया गया तो पता चला कि पेशेंट को जो है सीलिएक डिजीज है। अब सीलिएक डिजीज में और क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैल नरिशमेंट बहुत कॉमन है पेशेंट्स में जो सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया तो बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो पेशेंट लीन ही रहेगा, उसकी बॉडी वेट गेन नहीं करेगी, इसलिए ये भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। इसलिए अपने आप को खुद डायग्नोज करें कि आपको क्या किसी सीलिएक की कंडीशन तो नहीं है, अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। अब हम जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताई कि डिजीज, फिजियो एनाटॉमी होती है कि ऑर्गन, आप पढ़े, आप हार्ट को पढ़े, आपको ये पता है कि सुपीरियर वेना क्या है, इन्फीरियर वेना क्या है, एओर्टा है, ये सारी चीजें। पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी नहीं सॉरी, आपकी फिजियोलॉजी क्या होती है कि आपने कहा कि सुपीरियर वेना क्या है, इंफीरियर वेना क्या है, खून किधर आया, राइट एट्रियम में या लेफ्ट एट्रियम में, ये किस जगह के ऊपर है, ये सारी जो है वो खून फिर एओर्टा से निकल के क्या ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले में जा रहा है, तो किस एओर्टा से जा रहा है, कौन सी साइड से रहा है, यहाँ पे है, वहां पे, ये सारी चीजें आपकी फिजियोलॉजी है, फंक्शन ऑर्गन का। ठीक है, और आपकी पैथोलॉजी क्या है कि डिजीज कैसे हुई। मैं आपको कहूँ कि CVD हो गई, पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब है कि कोई प्लैक फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, या वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट बन गया, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये उसका फिजियो उसका है पैथोलॉजी का। तो पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं सीलिएक डिजीज की। ठीक है, अब सबसे पहले वो पेशेंट जिसको सीलिएक डिजीज है। अच्छा, एक और मेन चीज आप ये समझ लो कि हमारे पास जो है ग्लूटेन, मैं आपको बताया प्रोटीन है, इस ग्लूटेन के अंदर हमारे पास दो और कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, एक आपके पास जो है वो ग्लाइडेन होता है, एक होता है ग्लूटेनिन। ठीक है, एक होता है ग्लाइडेन और एक होता है ग्लूटेनिन। अब इनमें से एक ऐसा, दोनों देखो इफेक्ट कर रहे हैं सीलिएक डिजीज के अंदर, लेकिन एक ऐसा है जो कि हाईली इफेक्टिव है, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारा इशू होना शुरू हो जाता है और उसका वेलाइट डैमेज हो जाता है। ठीक है, ग्लाइडेन, ये वाला जो ग्लाइडेन है ना, ये इफेक्ट है। ठीक है, ग्लाइडेन आता है। ठीक है, और बॉडी क्या होता है कि इसको ब्रेक नहीं कर पाती। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना, ग्लूटेन है, ग्लूटेन है ब्रेक डाउन हो जाना, ग्लूटेनिन के अंदर, सॉरी, ये ग्लूटेनिन है, ग्लूटेनिन के अंदर और ग्लाइडेन में। ठीक है, और इसने फर्दर आगे ब्रेक डाउन होना, इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, क्या होता है कि आपकी जब बॉडी के अंदर ग्लूटेन गया, ग्लाइडेन जो कंपोनेंट है वो ब्रेक डाउन नहीं होता आपकी बॉडी से।
ठीक है। और ग्लाइडन की वजह से कि अबनॉर्मल फंक्शन जो है वो ट्रिगर होता है। अबनॉर्मल फंक्शन का क्या मतलब है? फिर इस तरह मैंने भी यहाँ पे बात की थी कि इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ है, इम्यून सिस्टम को कहा है कि कोई आया है, क्योंकि देखो जब आप WBCs को पढ़ते हो या अगर आपने पढ़े तो उसके अंदर कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी वजह से पेशेंट की वैक्सीनेशन की जाती है कि आपके जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स उनके पास एक मेमोरी है, ठीक है। वो मेमोरी को पता है कि हाँ अब ये वाला अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो मैंने इसको अटैक करना है, रादर देन जो है वो इसके साथ कर करके खुद ही जो है वो खत्म हो जाना है सेल ने। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, इम्यून सिस्टम को लगा कि कोई फॉरेन बॉडी आई है। फॉरेन बॉडी का मतलब कोई एंटीजन आया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। तो होता क्या है कि आपकी जो मैंने एंटीबॉडीज बताई उनमें क्या है, एक नाम है, 3 नाम है, ठीक है, वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। और उनके अंदर क्या है, ये नाम है, ठीक है। TTG की फुल फॉर्म क्या है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेस, ये एक्टिवेट होता है। इम्यूनोग्लोबिन ए एक्टिवेट होता है। और एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडी यानी कि EMA एक्टिवेट होता है। ये एंटीबॉडीज के नाम है, ठीक है। ये एक्टिवेट होते हैं, ये जाके रिएक्ट करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं किस चीज को, ग्लूटेन को, जिसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और आपका विलाई डैमेज हो जाता है। जब आपका विलाई जो है वो डैमेज होता है तो क्या होता है कि सारे का सारा, मैंने आपको बताया सरफेस एरिया यहाँ से सारा का सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। एंटेरोसाइट्स भी डैमेज होते हैं। लाजमी सी बात है, इनके ऊपर जो विलाये थे ये सारे डैमेज हुए हैं, तो यहाँ पे नीचे भी तो डैमेज आएगा ना, नीचे भी तो डैमेज होगा। अल्टीमेटली क्या इशू होता है, आपका विलाय डैमेज होकर खत्म हो जाता है वहां से, ठीक है। तो ये सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी है सीलिएक डिजीज की। अब हमारे पास है कॉजेस, ठीक है। देखो एक चीज होती है, ये चीज आपके जीन में रन करी है, ठीक है, फैमिली में थी, पेरेंट्स को थी या ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो ये चीज आगे रन की। सेकंड थिंग इसकी किसी उसमें हो सकती है, किसी भी एज में डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब किसी भी एज में कैसे डेवलप हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट इसके रीजंस हैं, कॉजेज हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसा ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से चीज आपकी बॉडी के ऊपर इतना एक कोई इंसिडेंट ऐसा है या कोई हो गया कहीं, कोई चीज आपको हिट हो गई या कुछ हुआ या कोई एक्सीडेंट इस किस्म का हो गया जिसमें आपकी बॉडी पार्ट, तो ये वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपका एक्सपोजर इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर है जहाँ पे किसी फैक्ट्री के पास आपका बहुत एक्सपोजर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे आपने खेला, वहाँ से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, कुछ इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स, या अगर आप हॉस्पिटल में हो और स्पेसिफिक कीमोथेरेपी वाले डिपार्टमेंट के अंदर जो हो, आप वांटेड हो, तो क्या है कि वहाँ पे भी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए इसके डिफरेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म होता है हर चीज़ का, उसको मैनेज करने के लिए। तो ये है कि ये कभी भी डेवलप हो सकती है, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो डिजीज सिर्फ बच्चों के अंदर होगी, ये बड़ों के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का क्या मतलब है कि जो एक मेन जीन है, ठीक है, उनके जो सीक्वेंस चल रहे हैं, ठीक है, ATT है या GSC है या CG है, ये सारे सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, इसमें म्यूटेशन होती है, ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि म्यूटेशन क्या होता है और कौन से जीन्स के अंदर म्यूटेशन आती है, डिफरेंट जीन्स है ना, मैंने आपको बताया डिफरेंट सीक्वेंस है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनमें HLA-DQ2 के अंदर या HLA-DQ8 इनके अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। जिस तरह ये अगर मैं बताऊँ ये सारे जीन्स हैं, तो हो सकता है ये वाला जो है वो ये हो और ये वाला ये हो, इसमें ये चेंज हो जाए, हो सकता है ये 2 की जगह ये 4 हो जाए, या 2 की जगह जो है ये 3 हो जाए, ये आपके जो है जीन म्यूटेशन होते हैं, राइट। अब आपकी फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बताया चीज रन करती है, तो ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फीमेल्स जो है वो ज्यादा इफेक्ट होती हैं इससे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है मैकेनिज्म मेल और फीमेल की बॉडी का, ठीक है। एंटायरली डिफरेंट नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंस आते हैं, इसलिए जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, जिससे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो फीमेल्स को ज़्यादा होती है, या CVTs जो है या हाइपरटेंशन जो है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ भी ऑटोम्यून है, हो सकता है कि ऑटोम्यून डिसऑर्डर उस वो ऑटोम्यून की वजह से हुआ और उसकी वजह से फिर सेलियाक हो गई हो, ठीक है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, देखो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक आर्थराइटिस की टाइप है जो कि आपका उससे इफेक्ट होता है या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर आपके जॉइंट के अंदर बिल्ड हो गए, ठीक है। अब उसका इसके साथ क्या लिंक होता है आर्थराइटिस का सीलिएक डिजीज के साथ,
कि आप मेडिकेशन बासवा इस तरीके से लेते हो कि हो सकता है कि आप उसको इतना ओवर इनटेक कर दो, आपको नहीं पता, तो ये इश्यूज हैं, ये क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, या आपकी बासवा बॉडी इतनी वीक हुई होती है कि आपकी बॉडी पे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो है वो फॉरेन बॉडी जो है वो अटैक करती है और बॉडी के अंदर जो है वो इशू हो जाता है, तो ये रूमेटॉयड आर्थराइटिस है। ठीक है, फिर उसके पास आपके पास आता है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये बेसिकली जो है वो आपके जो ट्यूमर फॉर्मेशन या कैंसर फॉर्मेशन है ब्लड की, उसके अंदर आपके लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सारे का सारा खराब हो जाता है। फिर ऑटोम्यून लिवर डिजीज। ऑटोम्यून लिवर डिजीज का क्या मतलब है कि लिवर आपका जो है, जो एक पावर हाउस है मेन, जो एक सारा एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, उसके अंदर इशू आ जाता है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं करवा पाता, जिस तरीके से विटामिन ए को अपने पास स्टोर नहीं रख पाता। ठीक है, बहुत सारे उसके डिफरेंट फंक्शन हैं, उसने कन्वर्ट करना है आपका जितना टॉक्सिक नाइट्रोजस वेस्ट है उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है, यूरिया की फॉर्म में करवाना है, वो नहीं कर पाता, वो भी ऑटोइम्यून होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास एडिसन्स डिजीज आती है। एडिसन्स डिजीज जो है वो हमारे पास आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बैलेंस होते हैं, तो एडिसन जो है वो डिजीज हो जाती है। ठीक है, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इस तरीके से आपके टर्नर सिंड्रोम्स और डाउन सिंड्रोम, इसमें एक नंबर ऑफ पेयर जो है क्रोमोसोम का ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। ये सारे आपके पास कॉजेज हैं। ठीक है, अब आपके पास साइनल सिम्टम्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को अगर ये साइनल सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि उसको सीलिएक का इशू हो, सीलिएक डिजीज का। सबसे पहले भी आप स्टमक पेन। ठीक है, देखो स्टमक पेन ऑब्वियसली जो बॉडी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, सारे का सारा विलाय आपका डैमेज हो गया, तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो है वो स्टमक पेन ना हो। ठीक है, तो स्टमक पेन एक बहुत, क्योंकि आपका खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपका खाना फॉरन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस रिएक्शन के अंदर ये एक इशू होता है। फिर abdominal ब्लोटिंग। ठीक है, फिर abdominal ब्लोटिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है। ठीक है, कि गैस फॉर्मेशन साथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सरफेस एरिया कम हो गया, आपकी बॉडी को नहीं पता कि मैं अब क्या आगे फर्दर काम करूँ, ये सारा मेरे पास सरफेस एरिया कम है, मैं न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो ये सारा जो है इंटेस्टाइन के अंदर है, तो लाजमी सी बात है ये इफेक्ट कर रहा है। नोजिया वोमिटिंग है, नोजिया वोमिटिंग एक बेसिकली रिवर्स, आपके पास एक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, कुछ लोगों को अगर दूध पीने से फौरन शुरू हो जाती है नोजिया ये वोमिटिंग, तो उसका क्या मतलब है कि हाँ इसको दूध से एलर्जी है, जिसमें हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ठीक है, या ग्लूटेन से एलर्जी है। इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी बहुत कॉमन है। ठीक है, एक और बहुत चीज़ कॉमन है कि पेन ऑफ फाउल स्पेलिंग स्टूल, सीलिएक डिजीज के पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है पेशेंट्स को, जिस पेशेंट को सीलिएक डिजीज, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस की होती है कि आपकी बॉडी में जो सरफेस एरिया वो कम है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या मेन इशू आया कि हाँ जो एंजाइम्स थे वो भी उनकी प्रॉपर फॉर्मेशन हो नहीं रही, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी वे में है ही नहीं, वो मैल नरिश होती जा रही है। तो क्या चीज़ है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत होती है, आयरन की बहुत डिफिशियंसी होती है ऐसे पेशेंट्स को, जो सीलिएक के पेशेंट्स हैं जिनको एनीमिया हो जाता है, वीकनेस और फटीग है, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छा मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं, मैंने आपको बताया स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सारे का सारा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर वेट लॉस होता है, मैंने आपको बताया पेशेंट मैल नरिश है, ये हमेशा याद रखना है कि अगर पेशेंट आपके पास कोई ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मैल नरिश है, तो उसमें सीलिएक डिजीज़ का इशू हो सकता है। ग्रोथ डिलेज, ग्रोथ डिलेज उनके अंदर जिनमें सीलिएक डिजीज टीन एज में स्टार्ट हो गई है, सीलिएक डिजीज बचपन से थी, तो ग्रोथ के अंदर इशू आ सकता है, क्योंकि बॉडी मैलनरिश्ड है, बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, डेंटल चेंजेस भी होते हैं। डेंटल चेंजेस का क्या होता है कि आपके इनेमल को इफेक्ट करता है, इनेमल का ना वो हटता जाता है, आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हटती जाती है और दांत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो एक डेंटल चेंज है। फिर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स के अंदर, ये भी बहुत कॉमन चीज़ है उन पेशेंट्स में जो सीलिएक की पेशेंट्स हैं। आर्थराइटिस, ठीक है, इसके सारे सिम्टम्स में आता है। इनफर्टिलिटी, एंजाइटी, सीजर्स, बोन डिसऑर्डर्स, ये सारे। अब बोन डिसऑर्डर क्यों आया, देखो चीज़ों को रिलेट करो, यहाँ पे देखो बोन डिसऑर्डर मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने ट्यूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, तो इशू है ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करें, अगर इसकी वजह से हुआ तो यहाँ पे ये हो सकता है कि पेशेंट को ये सारे ना हो, पेशेंट को सिर्फ ये वाले दो हो, या पेशेंट को सिर्फ ये वाले दो हो, तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज एक्चुअली द कॉज बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डिसीज, जिसको आप डायग्नोस कर रहे हो। राइट, अब हमारे पास डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं पार्ट 2 में आपको सारी एमएनटी और मेडिकेशन बताऊंगी।
अब हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उस ब्लड टेस्ट में से हम किस स्पेसिफिक चीज़ का टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एंटीजेंस हैं, इनके ये सारे नाम हैं, ये आपने याद करना है। अब आप किस चीज़ का टेस्ट करवाते हो, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज, एंटी है ये, ठीक है, वहाँ पे एंटी नहीं है, ये एंटी है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक एंटी लिख दी है, ये एंडोमाइसियम एंटीबॉडीज है, ईएम है, ठीक है, ये एंटी इसको हम करेंगे ना तो ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो हाँ, आप इसको चेक करते हो कि क्या ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, अगर बहुत ज्यादा आपके खून में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जो है वो सीलिएक डिजीज का पेशेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए एन टी 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 जी, यानी कि इसकी स्मॉल फॉर्म है, जिस तरह यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। देन वी हैव एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडीज ईएमए टेस्ट, जिस तरह हम इसको कहते हैं एंटी टी टी जी, और इसको हम कहते हैं एंटी ईएमजी टेस्ट, ठीक है, ये सारे। फिर आईजीए का टेस्ट, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट, जिस तरह हम कहते हैं किसी पेशेंट ने अगर चेक करना है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, तो वो इन इम्यूनोग्लोबिन का करवाता है, जिस तरह आईजीजी जो है वो आपके पास ई है, एम है, ये सारे डिफरेंट आईजीडीज होती हैं, कुछ और भी आपके पास होती है, उनमें से एक ए है इनका भी। एंडोस्कोपी या बायोप्सी, ठीक है, एंडोस्कोपी या बायोप्सी बेसिकली इसलिए करवाई जाती है कि एंडोस्कोपी का क्या मतलब है कि आप कैमरा के थ्रू जो है वो चेक करते हो कि क्या इश्यू चल रहा है पेशेंट के अंदर। एक बहुत ही माइनर, बहुत छोटा सा कैमरा आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है उसके अंदर। बायोप्सी में आप एक टिश्यू का पार्ट लेते हो, ठीक है, टिश्यू का ये नहीं है कि पूरा तार ही लेना टिश्यू, थोड़ा सा आप जिस तरह हम उसको करते हैं, हल्का सा स्क्रैच करते हैं या रब करते हैं, या वहां से हम उसको एक पीस लेके जाते हैं। बायोप्सी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है और आपकी ऑटोप्सी जो है वो नॉन लिविंग के अंदर होती है, ठीक है। फिर क्या है कि आप कुछ ऐसे टेस्ट करवाओगे आप अपने उनको देखने के लिए न्यूट्रिएंट्स को कि आइदर इनकी डेफिशिएंसी है या नहीं, जिसमें आयरन का, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन बी 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा लो हैं तो उसके अंदर क्या है कि हो सकता है कि पेशेंट को सीलिएक डिसीज। और एंड पे वी हैव जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग इनको चेक करने के लिए क्या इनमें ये म्यूटेशन तो नहीं आ रही जीन में, कहीं पे इस वाले लेवल पे कोई म्यूटेशन तो नहीं है, 2 की जगह कोई और नंबर तो नहीं है, या यहाँ पे कोई म्यूटेशन तो नहीं है, या कोई रिमूव तो नहीं है जीन। ये सारी मतलब जीन में से पूरा एंटायरली जीन रिमूव हो, ठीक है, ये चीजें। मैनेजमेंट मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी एक ओवरव्यू ले लो कि ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, बहुत आपने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज। और फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं कि आप अपनी इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही थी। एक चीज़ मैं जेल से निकल के मैं आपको बताती हूँ। और लेग्जेटिव्स दिए जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा इची हो जाती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सॉर्ट ऑफ आपके पास दाने निकल आते हैं, ये सारा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, ये नाम याद रखना है, ये डर्मेटोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ोगे। तो ये इशू होता है, इसकी वजह से जो है आपकी स्किन जो इफेक्ट होती है उसको हम ये कहते हैं। और ये डर्मेटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस को हम ग्लूटेन या सीलियक रैश भी कहते हैं। बहुत सुए किस्म के रैशेज हो जाते हैं, बहुत सुए किस्म के दाने हैं जिनमें पस है, ये सारा वो इशू है। तो इसके अंदर हम स्किन को अगर ऑब्जर्व करते हैं किस तरह की हमें मिलती है, तो इची स्किन यानी कि बहुत ज़्यादा स्किन पे इचीनेस है, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। ब्लिस्टर्स हैं यानी कि दाने हैं, ब्लिस्टर्स हैं पम्प्स, दाने होते हैं और बहुत ज़्यादा, एक तो साइज उनका लार्ज होता है, दूसरा उनके अंदर पस फॉर्मेशन होती है। फिर रशेज मेन किस जगह के ऊपर होते हैं कि आपके एल्बोज पे, आपके स्कैल पे, आपके बटक्स पे, आपकी नीज पे, ये ऐसी जगह है जहाँ पे ये रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर ये वाला इशू भी है तो हो सकता है कि पेशेंट को सीलिएक डिजीज हो। तो ये सारी जो है ये सीलिएक डिजीज थी, पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि इसके मैनेजमेंट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, इसके मेडिकल अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं तो वो क्या होते हैं, लेग्जेटिव्स देते हैं तो क्या होता है, ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है, वो उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई आप कॉमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।